अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एसे ऑफ रिवेंज बाय फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत फेमस एसेइस्ट और जिन्होंने स्टार्टिंग में ही एसेज को बहुत ज़्यादा डेवलप किया और बहुत ज़्यादा उसको फ्लरिश किया। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनके एसेज को पहले डील कर चुके हैं। सो आज टर्न है ऑफ रिवेंज की। अगर ऑफ रिवेंज की बात की जाए तो ये बहुत फेमस एसे है, बहुत इंपॉर्टेंट एसे है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे डिज़ायर टू टेक रिवेंज को डील किया गया है। हम जब एक शख्स के साथ कुछ बुरा होता है तो उसके अंदर एक ख्वाहिश होती है, एक डिज़ायर होता है कि उसने दूसरे के साथ वैसा ही बुरा करना है ताकि उसका बदला वो ले सके, ताकि फेयर हो सके, सब कुछ इक्वालिटी कायम हो सके। सो इस चीज़ के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, यही चीज़ बेकन ने इस एसे के अंदर डिस्कस की है, ताकि इसी एसे की लाइट में और इसके फैक्ट्स की रोशनी में इंसान ये डिसाइड कर सके कि उसको कौन सी राह चुननी है, उसको क्या रिवेंज लेना है या क्या उसको माफ़ करना है। इन जनरल अगर बेकन की एसेस की बात की जाए तो हमें पता है कि बेकन के एसेस बहुत मोटिवेशनल होते हैं, रीडर्स को मोटिवेट करते हैं किसी भी एक चीज़ की तरफ। जैसे कि इस एसे में टॉपिक है रिवेंज, तो रिवेंज ना लेने की तरफ मोटिवेशन है इसके अंदर। और एसेस काफ़ी कंसाइज होते हैं, यानी काफ़ी शॉर्ट इन लेंथ लेकिन बहुत मीनिंगफुल, यानी कि एक एक सेंटेंस के अंदर इतना मीनिंग होता है। दो उसकी जो शॉर्ट लेंथ होती है लेकिन उसके बावजूद मीनिंग बहुत ज़्यादा होता है। और ये एसेज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव, और इसके अंदर लिटरेरी कोटेशंस, लिटरेरी रेफरेंसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है बेकन ने, कि जिससे रीडर्स की नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो अगर हम स्टार्टिंग की तरफ चलें और देखें कि एसे को बेकन ने किस तरह से स्टार्ट किया है, तो एक फेमस लाइन जो कि बेकन की अपनी लिखी हुई एक कोटेशन की सूरत इख्तियार कर गई है, उसी से बेकन ने इस एसे का आगाज़ किया है। स्टार्टिंग में कहते हैं, रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस विच द मोर मैंस नेचर रन्स टू, द मोर ऑट लॉ टू वीड इट आउट। यानी कि रिवेंज एक इस तरह का जस्टिस है, मतलब जस्टिस लेने का ही तरीका है, जस्टिस करने का ही एक तरीका है, लेकिन वाइल्ड तरीका है, कि जिसकी तरफ आदमी की नेचर तो बहुत जाती है लेकिन लॉ उसी तरह से कोशिश करता रहता है कि किस तरह से इसको ख़त्म किया जाए। ऑब्वियसली अगर एक बंदा दूसरे के साथ कुछ गलत करता है, दूसरा रिवेंज लेता है, इस तरह से मज़ीद हो सकता है कि फर्स्ट पार्टी की तरफ से कोई और रिवेंज लेने आ जाए, फिर वहाँ से दूसरा रिवेंज, तो ये एक बहुत लॉन्ग चेन चल सकती है। तो लॉ चाहता है कि वो रिवेंज को ही शुरू में ही रोक दे, और अपने हाथ में उसने ये कंट्रोल रखा हुआ है कि वो लोगों को पनिश करेगा अगर कोई किसी के साथ गलत करता है। सो इंसान को चाहिए कि वो उन अथॉरिटीज़ से रुजू करे, कि ना कि वो अपने हाथ में कानून को ले और फिर खुद रिवेंज लेने निकल पड़े। तो इसीलिए इसको कहते हैं बेकन एक वाइल्ड जस्टिस, यानी कि वाइल्ड जो टर्म है उस पे फोकस करने की ज़रूरत है, कि एनिमलिस्टिक टर्म है ना एक वाइल्ड। तो इसी तरह से इस बिहेवियर को, इस रिवेंज लेने वाले बिहेवियर को बेकन एक एनिमलिस्टिक बिहेवियर कहते हैं, कि इस तरह इंसान जो है वो सारी अथॉरिटीज़ अपने हाथ में नहीं ले सकता, तो इसको इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन बेकन ने कहीं भी नहीं का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, वो पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते जाते हैं और इंसान फिर खुद ही उस चीज़ से हटता चला जाता है, क्योंकि वो बात ही इस अंदाज में करते हैं, इतने मोटिवेशनल, इतने इम्प्रेसिव अंदाज में। इसी के साथ ही नीचे ही बेकन बात करते हैं, इनके ही लिखे हुए वर्ड्स हैं एग्जैक्ट, फॉर इट इज़ प्रिंसेस पार्ट टू पार्डन, यानी कि माफ़ करने वाला जो रोल है, माफ़ करने वाला जो काम है, ये तो शहज़ादों की एक सिफ़्त है। तो इट मीन्स कि अगर कोई इंसान दूसरे को माफ़ करते है तो वो खुद को शहज़ादों के लेवल पे समझे। और ये कहने का मकसद बेकन का था यही, कि लोग जो है वो माफ़ करने की तरफ राग़िब हों, इस तरफ अट्रैक्ट हों, ना कि बदला लेने की तरफ। तो काफ़ी अच्छा स्टार्ट बेकन के एस्से का, और आगे वो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं अगेंस्ट रिवेंज, यानी कि वो बताते हैं कि रिवेंज हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। तो उसके रीज़न्स वो देते हैं। फर्स्ट रीज़न है कि ऑब्वियसली लॉ जो है वो अपने हाथ में लेने की बात है, लॉ को डिनाई करने की बात है, जो कि उन्होंने पहले भी कही। आगे वो कहते हैं कि कोई चीज़ जब चेंज और अनडन हो ही नहीं सकती तो क्या फ़ायदा उस काम की तरफ जाने का। यानी कि ऑब्वियसली अगर आप देखें, किसी ने आपको नुकसान पहुँचाया है, किसी ने कोई मर्डर किया फॉर एग्जाम्पल हमारे किसी फैमिली मेम्बर का, तो अब हम कहें कि हम उसके भी किसी फैमिली मेम्बर का मर्डर करेंगे, तो क्या इससे हमारा वो बंदा वापस आ जाएगा, क्या वो वापस ज़िंदा हो जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा? तो ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए बेकन कहते हैं कि जब चीज़ चेंज ही नहीं हो सकती, जब एक चीज़ इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं हो सकती, डन है यानी हो चुकी है, अनडन नहीं हो सकती, तो क्या फ़ायदा उसकी तरफ जाने का, क्या फ़ायदा है इससे रिवेंज का। तो इसी तरह जो इंसान हमेशा रिवेंज के बारे में सोचता रहता है, यानी वो सोचता रहता है कि मैंने उससे बदला लेना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो वो इस तरह से पूरा प्लान एक मुरतब करता है। ऑब्वियसली हमने आज सोचा हमने रिवेंज लेना है, हम कल रिवेंज लेके फारिग नहीं हो सकते, उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, और उसी वक्त नहीं ले सकते। अगर हम कल भी ले लें तो हमें बीच का जो टाइम है वो गुजारना पड़ेगा उस प्लानिंग में। तो हम इसी पूरे काम में अपने ज़ख्मों को हर वक्त हरा और ताज़ा रखते हैं। टाइम जो है वो बहुत बड़ा मरहम होता है, अगर हम टाइम टू टाइम चलते रहें तो वो जो हमारे ज़ख्म है वो भर सकते हैं। लेकिन अगर हम रिवेंज के बारे में सोचते रहेंगे तो वो कभी नहीं भरेंगे जब तक कि हम रिवेंज ले ना लें।
और रिवेंज लेने के बाद भी शायद वो कभी भर ना सकें। इसके अलावा बेकन एक और रीज़न देते हैं रिवेंज ना लेने का। वो रीज़न क्या है कि जो रॉन्ग डूअर्स हैं वो एक कांटों की तरह है, वो थॉर्न्स की तरह है। तो थॉर्न्स का क्या काम होता है? दूसरों को चुभना, दूसरों को हर्ट करना। तो क्या हम रॉन्ग डूअर्स जो कि हैं ही खुद कांटे, उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें खुशी दें, ना कि दुःख? तो ये चीज़ जब एक्सपेक्ट ही नहीं की जा सकती, तो वो लोगों का काम ही दुःख देना है, तो हमें उनको इग्नोर करना चाहिए। ऐसे कांटों को, ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, और इग्नोरेंस ही सबसे बड़ी उनकी सज़ा होगी कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उनसे, हम उनको मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हैं। वो एक और बात बेकन करते हैं उन लोगों के बारे में, वो क्या कि जो लोग स्टार्ट करते हैं, किसी भी बंदे को दुःख देते हैं इनिशियली, वो खुद बहुत सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश क्यों होते हैं? क्योंकि आप देखें, हम यूजुअली लोग दूसरों को दुःख देते क्यों हैं? उनको कोई चीज़ चाहिए होती है, उनको कोई मिशन चाहिए, अकम्प्लिश करना होता है, उनको कुछ करना होता है, और उसके रास्ते में जितने लोग आ रहे होते हैं वो उनको हटाते चले जाते हैं। अब जब लोगों को हटाएँगे तो ऑब्वियसली लोगों को कोई ना कोई दुःख देंगे, कोई तकलीफ़ पहुँचेगी। तो जब ये होगा, इट मीन्स हम खुद इतने सेल्फिश हैं, हम खुद से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि हम लोगों के बारे में सोच भी नहीं रहे। तो ऐसे बंदे के अगेंस्ट हम क्या एक्शन ले सकते हैं जो अपनी मोहब्बत में लोगों को दुःख दे रहा है, अपनी मोहब्बत में, अपने सेल्फिशनेस में लोगों को तकलीफ़ पहुँचा रहा है? तो बेकन कहते हैं कि हम उसको किस बात की सज़ा दें? खुद से मोहब्बत करने की सज़ा? तो ऐसी सज़ा इससे बेहतर है कि हम दें ही ना, और हम उसको इग्नोर करके छोड़ दें। आगे ही बेकन बात करते हैं फ़ेवर में रिवेंज की, कि कुछ-कुछ रिवेंजेस होते हैं जो कि टॉलरेबल हैं। वो कौन-से हैं? कि जिनमें लॉ वायलेट ना हो। यानी कि वो कोई ऐसी छोटी-मोटी बात है, छोटा-मोटा बदला है कि जो हम आराम से घर में या ऐसे छोटे-मोटे लेवल पे ले लें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पूरे लॉ को। हम लॉ के अगेंस्ट नहीं जाते, सो ओके, दिस काइंड ऑफ रिवेंज इज़ अ बिट ओके। लेकिन साथ ही बेकन कहते हैं कि अगर लॉ वायलेट हुआ, या लॉ को कोई भी हमने हल्का सा भी डिनाई करने की कोशिश की अपने रिवेंज के पूरे प्रोसीजर में, तो हमें आगे अपनी ज़िंदगी में 2 एनिमीज़ का सामना होगा। एक लॉ का, क्योंकि हमने उसको डिनाई किया था, और एक रॉन्ग डूअर का, यानी कि जो इनिशियली जिस बंदे ने हमें हर्ट किया था, हम उस वो भी हमारा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट दोबारा गए थे। तो अब वो बंदा भी दोबारा सोचेगा कि इसने मुझे ये किया, अब मैं इस चीज़ का रिवेंज लूँगा। तो ये एक रिवेंजेस की लॉन्ग चेन चलती चली जाएगी। लेकिन अगर रिवेंज बहुत छोटा है कि जो ना उस बंदे को हमारे इतना अगेंस्ट करे, ना लॉ को अगेंस्ट करे, तो वो रिवेंज जो है वो टॉलरेबल है, वो चलेगा। इसी तरह से एक और बात करते हैं बेकन फेवर में रिवेंज की। वो क्या कहते हैं कि ऐसा रिवेंज जो कि ओपनली लिया जाए, यानी कि एलानिया तौर पे हम बता दें कि इस बंदे ने हमारे साथ ये किया था, तो अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे और हम इसका बदला लेके रहेंगे। तो इस टाइप के जो ओपन रिवेंजेस हैं, और वो भी इतने बड़े ना हों, तो वो भी कुछ ना कुछ टॉलरेबल हैं। क्योंकि जो छुरी आके हमारे पीठ में छुरा घोंपते हैं, वो ज़्यादा बुरा है, वो ज़्यादा बुज़दिलाना हरकत है, बुज़दिलाना काम है, तो वो ना किया जाए, और अगर ओपनली किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये बेकन के जो हैं वो ओपिनियंस हैं। आगे बेकन बात करते हैं रिवेंज टुवर्ड्स फ्रेंड्स के, यानी कि अगर हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं, फिर हम क्या करें? फिर क्या हम उनको माफ़ करें? हम क्या करें उनके साथ? तो सबसे पहले बेकन कहते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे साथ बुरा करते हैं ना, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा घटिया हरकत है और बहुत ही ज़्यादा बुरी हरकत है। इवन एनिमीज़ भी अगर हमारे साथ बुरा करते हैं ना, तो हमें इतना दुःख नहीं होता जितने फ्रेंड्स का बुरा करने से होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एनिमीज़ पे हमें कुछ अंदाज़ा होता है कि ये बंदा हमारा दुश्मन है, हमारे साथ गलत करेगा, कर सकता है, तो हम मुहतात होते हैं। लेकिन अगर कोई फ्रेंड हमारे साथ बुरा करता है, सो ये हमारे वहम-ओ-गुमान में भी नहीं होता, और ये ज़्यादा हर्टिंग होता है, ज़्यादा दुःख देने वाला होता है। तो हमें चाहिए, पहले तो अव्वल तो हमें चाहिए कि रॉन्ग डूअर्स को फ़ॉरगिव करें, माफ़ करें। क्यों? क्योंकि इंसान की तो फ़ितरत में ही गलती करना लिखा है, तो हो सकता है हमारे फ्रेंड से गलती हो गई हो, तो इस चीज़ में हम उसको माफ़ कर दें, और क्योंकि ये डिवाइन नेचर का पार्ट है माफ़ करना, तो हम भी उसी पे चलते हुए, अमल करते हुए माफ़ कर दें। क्योंकि अगर हम याद रखेंगे तो ऑब्वियसली हम खुद को ही दुःख देंगे, आगे वाले के रिवेंज लेके दुःख देने के बारे में तो बाद में सोचेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ज़ख्मों को हरा रखने से बेहतर है कि हम दूसरे को माफ़ करें और उस चीज़ को ख़त्म करें और भूल जाएँ। भूलने में टाइम लगता है, बट टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। वो आखिरकार हमारे ज़ख्मों पे मरहम ज़रूर रख देता है, और हम बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं बेकन पब्लिक रिवेंजेस की, यानी कि ऐसे रिवेंजेस जो कि टॉलरेबल भी हैं। वो कौन से हैं? पब्लिक रिवेंजेस, यानी कि जो एलानिया तौर पे पूरी आवाम मिल के लिए किसी एक चीज़ के लिए। ऐसे रिवेंजेस बेहतर इसलिए भी होते हैं बिकॉज़ इनमें कोई पर्सनल हमारा फ़ायदा नहीं होता, बल्कि पूरी कौम का, पूरे मुल्क का फ़ायदा होता है, सारे लोगों का फ़ायदा होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देते हैं रोमन एम्परर्स की, कि उनको असैसिनेट किया गया था, रोमन एम्परर्स को उनका कत्ल किया गया था, तो पूरी अवाम ने मिलके उनका बदला लिया उनके कत्ल का। तो इसमें किसी एक के सर पे भी गुनाह नहीं आता, और ये होता है प्रॉपर बदला जो कि एक एम्परर के लिए लोगों ने लिया था। सो इट इज़ काइंड ऑफ टॉलरेबल रिवेंज।
एक और असैसिनेशन की भी बात की फ्रांस के हेनरी थर्ड की, जिनका बदला पूरी आवाम ने मिलके लिया था। तो ये टॉलरेबल रिवेंजेस हैं क्योंकि ये पब्लिक रिवेंजेस हैं, पब्लिकली लिए जाते हैं। लेकिन एंड पे बात तो जो करते हैं बेकन, वो यहाँ पे अपने एस्से को ख़त्म करते हैं कि जो लोग रिवेंजफुल लाइफ जीते हैं, पूरी ज़िंदगी यही सोचते रहते हैं कि हमने इससे रिवेंज कैसे लेना है, उससे कैसे लेना है, तो वो काइंड ऑफ विचेस की लाइफ जीते हैं, जिनकी लाइफ हमेशा अनलकी रहती है और दूसरों के लिए बुरा सोचने में गुजर जाती है। तो हमें रिवेंज की तरफ कम ही जाना चाहिए। आगे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हैं जो कि इसकी टेक्सचुअल लाइंस हैं। ये सब आप अपने असाइनमेंट्स में अपने काम करते हुए, इस पे असाइनमेंट्स बनाते हुए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पहली तो वही, रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, तो हमने पहले बात की थी। फिर है, एंड इफ एनी मैन शुड डू रॉन्ग मेरली आउट ऑफ इल नेचर, वाई yet it is but like the thorn or briar which prick and scratch because they can do no other। इसकी भी बात हमने पहले की थी। जो कांटों के से मानंद लोग होते हैं, उनका काम यही होता है दूसरों को दुख देना। So ये भी आप ऐड कर सकते हैं। A man that studies revenge keeps his own wounds green which otherwise would heal and do well। ये बात भी पीछे हमने काफ़ी जगह की, अपने ज़ख्मों को हरा रखने वाली। Vindictive persons live the life of witches who as they are mischievous so एंड दे इनफॉर्चुनेट। यही बात जो मैंने अभी आखिर में की थी, विचेस की लाइफ जीने वाली बात। तो ये सारी टेक्सचुअल लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट्स के अंदर। आगे ये रेफरेंसेज हैं जो कि बेकन ने अपने एस्से में दिए हैं दूसरे लोगों की कोटेशंस को इस्तेमाल करते हुए। पहली सोलोमन यानी कि हज़रत सलमान फ़ारसी जिनको हम कहते हैं, दूसरी कॉस्मोस ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, उनकी यूज़ की है कोटेशन। और तीसरी जॉब, जिनको इस्लाम में हम कहते हैं हज़रत अयूब जिनको कहते हैं। सो ये सारे रेफरेंसेस इस्तेमाल किए हैं बेकन ने। इट इज़ द ग्लोरी ऑफ अ मैन टू पास बाय एन ऑफेंस, यानी कि आदमी की तरक्की और ग्लोरी इसी में है कि हम ऑफेंसेस को छोड़ दें। योर शेल, यहाँ पे यू आना चाहिए। यू शेल रीड दैट वी आर कमांडेड टू फॉरगिव अवर एनिमीज बट यू नेवर रेड दैट वी आर कमांडेड टू फॉरगिव अवर एनिमीज। क्या आपने ये तो पढ़ लिया कि हमें सॉरी एंड में है फ्रेंड्स, कि हमने अपने एनिमीज़ को माफ़ करना है, लेकिन फ्रेंड्स को माफ़ करने वाली बात क्यों भूल जाते हैं। शेल वी टेक गुड एट गॉड्स हैंड्स एंड नॉट बी कंटेंट टू टेक इविल ऑल्सो। तो हम क्यों इवल को जो है वो नहीं लेते उस तरीके से जिस तरह से हम गुड को लेते हैं। सो हमें इवल को भी लेना चाहिए और उसको माफ़ कर देना चाहिए जैसे कि गॉड माफ़ कर देते हैं। सो ये थी हमारी पूरी डिस्कशन ऑफ डेथ के ऊपर, जो कि आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू मे गेट द न्यू कॉन्टेंट। Thanks for watching the video. Until the next video, Allah Hafiz.